लोकतंत्र का अर्थ होता है सबको साथ में लेकर चलने वाला तंत्र। किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता का आकलन इसी से किया जाता है। लेकिन वर्तमान में कई देशों में लोकतंत्र खतरे में है। कारण यह है कि सरकारें जनहित के मुद्दों को अनदेखा करती हैं, केवल अपने राजनीतिक हित को प्राथमिकता देती हैं। ताजा उदाहरण बांग्लादेश। यहाँ हिंसक प्रदर्शन की आग अभी भी थमी नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा तहलका मचाया कि देश में तख्ता पलट तक हो गया। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और सेना को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। इन्हीं हालातों को देखकर ये कहना अब गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र राख होने लगा है। समझने वाली बात यह है कि बांग्लादेश कोई ऐसा पहला देश नहीं है जहां लोकतंत्र दफन हो रहा हो। दुनिया की लोकशाही में बदलाव आने लगा है। ऐसे में आज हम आपको उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लोकतंत्र या तो पूरी तरह खत्म हो चुका है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए लोकशाही चल रही है। इस लिस्ट में सबसे खराब स्थिति चीन की है। कम्युनिस्ट पार्टी ने सांस्कृतिक विनाश का अभियान छेड़ रखा है। हालांकि कम्युनिस्ट शासन में दमन कोई नई बात नहीं। चीन एक पार्टी वाला देश है। इस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ही चीन के राष्ट्रपति बनते हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी पूरे चीन में अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, फिर इन्हीं प्रतिनिधियों की बीजिंग के ग्रेट हॉल में बैठक होती है। अब सभी प्रतिनिधि मिलकर 200 सदस्यों वाली सेंट्रल कमेटी का चुनाव करती है। चीन में देश की लगभग सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं का मुखिया भी चीन का राष्ट्रपति ही होता है। तो इस तरह चीन भी सिर्फ लोकतांत्रिक देश होने का दिखावा करता है, जबकि तानाशाही से यहाँ देश चल रहा है। अब बात अफगानिस्तान की कर लेते हैं। यहाँ तो चुनी हुई सरकार को हटाकर चरमपंथी संगठन तालिबान ने सत्ता हथिया ली। ये देश 2 दशक तक अमेरिकी सैनिकों की देखरेख में चला। इसके बाद जब अमेरिकी सैनिकों ने लौटना शुरू किया, तब जुलाई 2021 में तालिबान ने यहाँ की सत्ता पर काबिज कर लिया। तभी से इस देश की गिनती तानाशाह देश के तौर पर होने लगी है। अफगानिस्तान ही नहीं, म्यांमार और फिजी में भी तख्तापलट ने लोकतांत्रिक सरकार का गला घोट दिया। कई देशों में निर्वाचित सरकारों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जब बात उन देशों की हो रही हो जहां लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, तो पाकिस्तान की बात होना लाजमी है। 1947 में भारत से विभाजन के साथ ही यहाँ सेना का हस्तक्षेप सत्ता में रहा है और इस पड़ोसी मुल्क ने कई दशक सैन्य शासन में ही गुजारे हैं। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया या फिर उन्हें करने नहीं दिया गया। या तो सेना ही सत्ता में रही है या फिर सत्ता में सेना ऐसा दांव चलती है कि सत्ता और यहाँ तक कि अफसरों को खुद भी सेना के सांठगांठ में ही चलना होता है। आजाद होने के साथ ही सेना ने प्रभुत्व का ऐसा एहसास कराया है कि पड़ोसी मुल्क की आवाम इससे निकल ही नहीं पाई है। अब आगे बढ़ते हुए उन देशों पर भी नजर डालते हैं जहां तानाशाही अपने चरम पर है। इन देशों में नॉर्थ कोरिया को सबसे ऊपर रखना गलत नहीं होगा। उत्तर कोरिया की सत्ता पर साल 2011 से किम जोंग उन काबिज हैं। उत्तर कोरिया की सत्ता में किम ही सर्वे सर्वा हैं। किम जोंग की तानाशाही और उनके अजीबोगरीब फैसले से पूरी दुनिया वाकिफ है। वैसे तो उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर स्वयं को आत्मनिर्भर समाजवादी राज्य के रूप में बताता है, लेकिन हकीकत इसके उलट ही है। यहाँ की सत्ता पर किम इल सुंग और उसके परिवार के लोगों का आधिपत्य है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार उत्तर कोरिया में मानवाधिकार उल्लंघन का समकालीन दुनिया में कोई समानांतर नहीं है। अब अफ्रीका में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। पश्चिम अफ्रीका में एक लचीला लोकतंत्र रहा है, जहां हाल के वर्षों में कई सैन्य तख्तापलट हुए हैं। पिछले दशक में 1 दर्जन से अधिक अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों ने सत्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए संविधानों में बदलाव किए हैं या 2 कार्यकाल की सीमा को कमजोर किया है, जिससे लोकतांत्रिक शासन कमजोर हुआ है और कई बार तख्तापलट सहित हिंसा भी हुई। आगे बढ़ते हुए बात रूस की भी कर लेते हैं। पश्चिमी मीडिया की कई रिपोर्ट से दिखाती हैं कि रूस में सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है। व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना हमेशा से तय था। उनके सामने 3 उम्मीदवार थे और तीनों ही क्रेमलिन की ओर से खड़े किए गए थे। लेकिन सच यह है कि इस चुनाव में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसकी विश्वसनीयता हो। यहाँ एलेक्सी नवेल्नी का जिक्र होना जरूरी है। एलेक्सी नवेल्नी लंबे वक्त से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने विपक्ष का मुख्य चेहरा बने हुए थे। एलेक्सी की 16 फरवरी को जेल में मौत हो गई थी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार नवेल्नी की मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। पुतिन के कट्टर विरोधी के रूप में पहचाने जाने वाले नवेल्नी को कई रूसी नागरिक अपनी आवाज मानते थे और वो पुतिन के लिए भी खतरा बने हुए थे। लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई, उसने रूस में किस तरह का लोकतंत्र है ये साफ कर दिया है।
ट्यूनीशिया भी उन देशों में शामिल है जो लोकतंत्र की राह से पीछे हटता जा रहा है। 2011 में जिन अरब देशों में विद्रोह और राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली, उनमें से सिर्फ ट्यूनीशिया ही नागरिक बहस, स्वतंत्र चुनाव और रचनात्मक वार्ता के जरिए संकट से बाहर निकल पाया और हिंसा और दमन से बच पाया। लेकिन इतने सालों के बाद भी ट्यूनीशिया अपने नए लोकतंत्र को मजबूत करने से बहुत दूर है और पीछे हटने के संकेत दिखा रहा है। संविधान को अपनाने के बाद ट्यूनीशिया की सरकार ने अगले ही साल 2015 में आतंकवादी हमलों के जवाब में स्वतंत्रता को वापस लेना शुरू कर दिया। इसने आपातकाल की स्थिति लागू कर दी और एक आतंकवाद विरोधी कानून पारित किया, जिसमें सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार दिए। इन्हीं देशों में मलेशिया भी शुमार है। ये देश धर्म की स्वतंत्रता और स्थानीय लोकतंत्र के मामले में सबसे निचले 25% देशों में से एक देश है। दशकों से मलेशिया में लोकतंत्र एक विवादित शब्द रहा है, जिसकी वास्तविकता तानाशाही और धांधली वाले चुनावों से जुड़ी है। लोकतंत्र के पनपने के लिए लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन मलेशिया में मानवाधिकारों को ही हाशिए पर डाल दिया गया। इन तमाम देशों के साथ श्रीलंका का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। साल 2022 में जिस तरह का राजनीतिक संकट श्रीलंका में देखने को मिला था, उसने लोकतंत्र पर एक गहरी चोट पहुंचाई। श्रीलंका में पिछले साल आर्थिक संकट के बाद जनता का गुस्सा भड़क गया था। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया था। उस समय भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचाई थी। 2022 श्रीलंकाई राजनीतिक संकट श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के लोगों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ था। अब ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में होता दिख रहा है। आखिर में बात कर लेते हैं नाइजीरिया की। नाइजीरिया सशस्त्र बलों के सदस्यों ने 1966 से 1999 तक नाइजीरिया में सत्ता संभाली। यहाँ सेना अक्सर तख्तापलट के जरिए सत्ता में आने में सक्षम थी। 1963 में देश के गणतंत्र बनने के बाद से सैन्य तख्तापलट की एक लंबी लिस्ट रही है। हालांकि वर्ष 2015 में मोहम्मद बुहारी ने राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होकर इतिहास रचा था। ये पहला मौका था जब विपक्षी पार्टी के किसी उम्मीदवार ने शांतिपूर्वक सत्ता संभाली थी, लेकिन उसके बाद से भी हालात कुछ खास नहीं बदले। यहाँ सेना के अलग अलग गुट लगातार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करते रहते हैं और तख्तापलट होना आम हो चुका है। तो कुल मिलाकर विश्व के विभिन्न देशों में जिस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उससे तो लगता है कि वाकई लोकतंत्र संकट में है। लोकतंत्र की मूल भावना इसलिए भी आहत हो रही है क्योंकि विभिन्न देशों की सरकारें एक तरफा फैसला ले रही हैं, नागरिकों के अधिकारों पर पाबंदी लगा रही हैं, तानाशाही रवैया अपना रही हैं, निर्दोष जनता पर जुल्म ढा रही हैं। इससे साफ है कि लोकतंत्र आज वाकई खतरे में है।